हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉनटेक डिजिटल। देखिए, आज के इस वीडियो सेशन में हम डीएलबी टेस्ट सीरीज़ के पेपर नंबर 7 का सॉल्यूशन लेके आए हैं और इसी के साथ साथ आप लोगों के लिए नई खुशखबरी है। जिन स्टूडेंट्स ने हाल ही में इस टेस्ट सीरीज़ के लिए इनरोल किया है, जिनके पेपर्स नंबर 1 से लेके पेपर नंबर 6 या 7 जितना भी आपके पेपर रह गए हैं, उनके लिए एक बड़ी इन्फॉर्मेशन है, बड़ा अनाउंसमेंट है कि ये जितने भी पेपर आपके रह गए हैं इस वीक में या इस वीक से आने वाले जो भी वीक्स हैं, उन वीक्स के मिड में वेडनेसडे या थर्सडे को ये पेपर्स लाइव होते रहेंगे एक एक करके, और आप इनको अटेम्प्ट कीजिएगा। तो फर्स्ट पेपर से लेके 6 पेपर तक जिन बच्चों के पेपर्स रह गए हैं, जिन्होंने नया इनरोलमेंट किया है अभी अभी या हाल ही में, तो उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि उनके लिए ये जो पेपर्स हैं वेडनेसडे या फ्राइडे वीक के मिड में ये आपके लिए ऑनलाइन हो जाएंगे, लाइव हो जाएंगे और आप इनको अब अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस पेपर को डिस्कस करते हैं। पेपर नंबर 7 है, जिसका पेपर आईडी है, टेस्ट आईडी है 507 और ये 23 अप्रैल 2023 को कंडक्ट हुआ है। आई होप कि आप सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा। बेसिकली ये पेपर भी काफ़ी अच्छा है, इसमें क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं और आपने जब पेपर अटेम्प्ट किया होगा तो आपको यहाँ देखने को मिला होगा कि पेपर के जो क्वेश्चंस का लेवल है वो मीडियम से लेके और हार्ड तक गया है, लेकिन मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो ऐसे हैं जो एग्जाम्स में आते हैं। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फॉर ए कंटिन्यूस फ्लोर स्लैब सपोर्टेड ऑन बीम द रेशियो ऑफ एंड स्पान ऑफ लेंथ एंड इंटरमीडिएट स्पान लेंथ। तो एंड स्पान लेंथ और इंटरमीडिएट स्पान लेंथ के लिए जो रेशियो होता है, एंड स्पान के लिए कितना हो जाएगा 23/d और इंटरमीडिएट के लिए हो जाएगा 26/d। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका आंसर लगभग 0.9 के आसपास। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। यहाँ पर इसका सोल्यूशन भी काफ़ी अच्छे तरीके से दिया हुआ है। देखिए, यहाँ इंटरमीडिएट स्पान लेंथ हो जाएगी आपकी 26 इंटू इफेक्टिव डेप्थ और एंड स्पान के लिए हो जाएगी 23 इंटू इफेक्टिव डेप्थ। नाउ सेकंड 42 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन विड्थ बी, इफेक्टिव डेप्थ डी एंड ओवरऑल डेप्थ कैपिटल डी, the maximum area of compression reinforcement in RCC beam shall not be exceed maximum area of compression reinforcement in RCC beam। RCC beam में जो compression reinforcement है उसका एरिया ग्रॉस एरिया के 0.04 टाइम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इट मीन्स 0.04 बी इंटू कैपिटल डी। यहाँ स्मॉल डी के साथ भी आंसर दिया हुआ है, लेकिन ध्यान रखें यहाँ जो एरिया होगा ये एरिया ग्रॉस एरिया होगा, मतलब विड्थ एंड टोटल डेप्थ ऑफ द बीम। तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर बी। इन ए रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शियर स्ट्रेस इज पैराबोलिक ओवर एंड बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, पैराबोलिक ओवर न्यूट्रल एक्सिस एंड रेक्टेंगुलर बिलो द न्यूट्रल एक्सिस। तो ये जो आपने आईएएस कोड पढ़ा हुआ है उसमें इस तरह का ये जब हम आरसीसी डिज़ाइन करते हैं तो ये शियर स्ट्रेस डायग्राम कंसीडर करते हैं, जिसमें ये पैराबोलिक होता है अबव द न्यूट्रल एक्सिस और रेक्टेंगुलर होता है बिलो द न्यूट्रल एक्सिस। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। करेक्ट आंसर क्या है इसका? बी। नेक्स्ट है, इन लिमिट स्टेट डिजाइन द डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस फॉर डिफॉर्म्ड बार। कैसी बार है? डिफॉर्म्ड बार है। फॉर M20 कंक्रीट मेंशन्ड इन IS 456/2000 इन न्यूटन पर mm स्क्वायर। डिफॉर्म्ड बार है, M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है। तो सबसे पहले बॉन्ड स्ट्रेस कितना हो जाएगा यहाँ पर M20 के लिए कितना? दैट इज 1.2 और डिफॉर्म्ड के लिए हो जाएगा यहाँ पर 1.6। तो 1.92 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। यहाँ पर टेंशन और कंप्रेशन का मेंशन नहीं किया है। अगर कंप्रेशन मेंशन करता तो हमको 1.25 और कंसीडर यहाँ पर करना पड़ता। Which of the following statement is or are correct? The self weight of the footing is not considered for the calculating of upward pressure footing। देखिए, जब हम फुटिंग के लिए एनालिसिस करते हैं तो सेल्फ वेट को अपवर्ड प्रेशर जो कैलकुलेट करते हैं उसमें कंसीडर नहीं करते हैं। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पर। द सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग इज ऑल्सो कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग द अपवर्ड प्रेशर ऑन फुटिंग। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। The self weight of footing is not considered for calculating the area of the footing। नहीं, जब area of footing हम calculate करते हैं तो self weight of footing को हम consider करते हैं। So self weight of the footing is also considered
फॉर कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ फुटिंग। तो जब एरिया कैलकुलेट करते हैं तब वेट ऑफ फुटिंग को कंसीडर करते हैं, और जब अपवर्ड प्रेशर कैलकुलेट करते हैं तब वेट ऑफ फुटिंग को कंसीडर नहीं करते हैं। तो वेट ऑफ फुटिंग इज नॉट कंसीडर्ड। ये है फर्स्ट और फोर्थ करेक्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पर। तो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड फोर्थ, इस मीन आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर IS 456/2000 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द मॉड्यूलर रेशियो कंसीडर्ड इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ स्टील। मॉड्यूलर रेशियो जो है वो तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर डिपेंड करता है, दैट इज 280/3 सिग्मा सी, और सिग्मा सी इज द ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो गया। तो एक जिसमें आ रहा है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। आपसे पूछा है ट्रू स्टेटमेंट, तो मतलब 2 और 3 करेक्ट है, बट फिर भी पढ़ लीजिए, आपका आंसर तो यहीं से टिक हो रहा है। देयर इज एन अपर लिमिट ऑन द नॉमिनल शियर स्ट्रेस इन बीम्स इवन विद द शियर इन्फोर्समेंट ड्यू टू द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रैशिंग ऑफ कंक्रीट इन डायगोनल कंप्रेशन। बिल्कुल। A rectangular slab whose length is equal to its width may not be a two-way slab for some supported condition। बिल्कुल, कुछ सपोर्ट कंडीशंस की वजह से जो क्राइटेरिया होता है Ly/Lx लेस देन 2 और ग्रेटर देन 2 वाला जो क्राइटेरिया होता है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तब भी ये स्लैब जो है वो 2-वे स्लैब की तरह बिहेव कर सकती है। इसलिए स्टेटमेंट 3 भी आपका सही है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिस इज 47 नंबर क्वेश्चन। A reinforced concrete slab with effective depth of 80 mm is simply supported at two opposite end of 230 mm thick masonry wall. The center to center distance between the wall is 3.3 meter. As per IS 456/2000, the effective span of the slab. इफेक्टिव स्पान ऑफ द स्लैब पूछा है, तो यहाँ सिंपल सी बात है, एक बार हम मैसनरी विड्थ के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करेंगे और एक बार हम यहाँ पर जो देखो यहाँ पर दे रखा है हमको विड्थ ऑफ सपोर्ट दे रखा है, इफेक्टिव डेप्थ दे रखी है, तो डेप्थ के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करेंगे। तो क्लियर स्पान इनटू डी, सॉरी क्लियर स्पान प्लस डी और क्लियर स्पान प्लस डब्ल्यू, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। तो यहाँ से आ रहा है 3.15 और यहाँ से आ रहा है 3.3। तो इन दोनों में से जो मिनिमम है दैट विल बी द करेक्ट आंसर 3.15। दोनों क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करके देखना पड़ेगा हमको। In a suppressed rectangular weir, the computed discharge was found to be 3% in excess of the actual discharge. The discrepancy was due to an error in reading the head. The measured head was suppressed discharge है, और suppressed discharge में जो हमको यहाँ पर जो कैलकुलेटेड या कंप्यूटेड डिस्चार्ज जो मिला है वो 3% ज़्यादा मिला है। तो सिंपल सी बात है, चेंज इन डिस्चार्ज कितना है, dq/q इज इक्वल टू 3%। और जब हम सप्रेस डिस्चार्ज की बात करेंगे तो dq/q हेड के कॉरस्पॉन्डिंग जाए तो दिस इज 3/2 dh/h। इस क्वेश्चन से हम कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ से जो आपका आंसर आ रहा है दैट इज dh/h इज 2%। dh/h इज 2%। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मेजर्ड हेड का वो है जो एक्चुअल हेड है उससे 2% ज्यादा। Measured head was 2% excess. The concept which defines the pressure at a certain horizontal level in a static fluid is proportional to the vertical distance to the surface of the fluid is called as hydrostatic paradox. डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। नाउ 50 नंबर क्वेश्चन है आपका, water is transported on a level road in cylinder container of diameter 0.5 मीटर। तो एक सिलेंडर कंटेनर में, सिलेंड्रिकल कंटेनर में हम एक पानी भर के इसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, और इस लेवल रोड है, मतलब किसी भी तरह का यहाँ पर अंडुलेशन नहीं है, और डायमीटर है 0.5 मीटर। ठीक है, नाउ हाइट कितनी दे रखी है, 0.8 मीटर। द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द व्हीकल इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज द इनिशियल अलाउएबल हाइट ऑफ वाटर इन द टैंक इफ देयर इज नो स्पिलिंग। मतलब हम
देखो यहाँ दे रखा है द मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस एक्सीलरेशन के अकॉर्डिंग वाटर जो है कंटेनर में कितनी हाइट पर पहुंच सकता है जिससे कि स्पिलिंग ना हो। और यहाँ सिंपल सी दे रखा है कि स्पिलिंग नहीं है, पानी बाहर नहीं जा रहा है। तो इनिशियल कुछ कंडीशन ये थी कि पानी इस लेवल तक भरा हुआ है HW, लेकिन जब एक्सेलरेशन होता है तो मान के चलिए ये अपने प्रीवियस लेवल से डेल H ऊपर चला गया, तो ऑब्वियसली बात है उतना ही ये नीचे आ जाएगा। और पानी बाहर नहीं जा रहा है तो बाउंड्री कंडीशन भी इसी कंटेनर तक रहेंगी। नाउ तो सिंपल सी बात है, जो एंगल हमको बन रहा है द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द व्हीकल AX इज इक्वल टू 5 मीटर स्क्वायर। सो दो यहाँ पर जो इक्वेशन बनती है tan थीटा इज इक्वल टू AX अपॉन AZ प्लस जी, और वर्टिकल एक्सेलरेशन यहाँ कुछ है नहीं तो ये 0 हो जाएगा। तो AX प्लस जी, क्योंकि हमको ये डेल जेड कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हमको थीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो थीटा की वैल्यू आएगी आपकी यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू AX अपॉन जी पुट करेंगे तो 0.5097। देन आफ्टर आपको पता है tan थीटा इज इक्वल टू डेल जेड अपॉन dy/2, और ये सारी वैल्यूज पुट करके हमको डेल जेड की वैल्यू मिल जाएगी 12.7 सेंटीमीटर। तो नाउ इफ नो वाटर इज स्पिल द इनिशियल लेवल ऑफ वाटर इज 80। नाउ तो अब कितना हो जाएगा, तो आंसर है 80 में से माइनस कर देंगे एंड दैट इज 67.3। 67.3 0.8 मीटर है तो मतलब 80 सेंटीमीटर था। तो अब जो लेवल मिलेगा हमको वो ये मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी मान सकते हैं बट क्वेश्चन अच्छा है। If in a gradually varied flow dy by dx is positive, then the de by dx कैसा दिया है यहाँ पर पॉजिटिव, तो ये यहाँ आ जाएगा, ये जो de by dx इक्वेशन लिखें dy by dx इज इक्वल टू de by dx 1 माइनस एफ आर स्क्वायर, और dy by dx पॉजिटिव है, डेप्थ बढ़ रही है, सो dy by dx is positive, so the sign of de by dx depends on the term 1 minus एफ आर स्क्वायर फ्रॉड नंबर का। y is greater than yc, then the flow is subcritical, तो फ्रॉड नंबर 1 से कम होगा तो ये वैल्यू जो है पॉजिटिव होगी, मतलब de by dx की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी। तो इसलिए इस पॉजिटिवली इफ y अपॉन yc, कंडीशन दे रखी है कि y अगर yc से ज्यादा है या इस तरह से, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। वेबर नंबर इज द रेशियो ऑफ, एंड वेबर नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स अपॉन सरफेस टेंशन का अंडर रूट। तो यहां दे रखा है इनर्शिया फोर्स टू द सरफेस टेंशन फोर्स का अंडर रूट, दैट इज सी। तो 52 का आंसर हो जाएगा आपका सी। नाउ 53, ए हॉरिजॉन्टल वाटर जेट with a velocity of 10 meter per second and cross sectional area of 10 meter square strikes a flat plate। देखो यहां पर जेट है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दे रखा है 10 मीटर 10 mm स्क्वायर, और वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, एंड इट स्ट्राइक्स फ्लैट प्लेट हेल्ड नॉर्मल टू द फ्लो, और ये फ्लो के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। The density of water is 1000 kg per meter cube. The total force on the plate due to the jet। तो चेंज इन मोमेंटम इक्वेशन हम इसमें यूज करेंगे। तो सिंपली यहाँ पर इस तरह का ये डायग्राम बना हुआ है, इस तरह से यहाँ पर ये जो जेट है स्ट्राइक कर रहा है प्लेट पर, और ये वाटर जो है टू वे फ्लो करने लग जाएगा। तो वेलोसिटी दे रखी है आपको 10 मीटर पर सेकेंड, क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है यहाँ पर 10 mm स्क्वायर, और इससे हमारा डिस्चार्ज आ जाएगा। तो डिस्चार्ज इज इक्वल टू जाएगा 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब पर सेकेंड। नाउ फोर्स ऑन द प्लेट इन द एक्स डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। तो चेंज इन मोमेंटम क्या है, चेंज इन मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू रो क्यू v1 माइनस v2। तो पहले वेलोसिटी कितनी थी 10, और अब कितनी है, अब तो कोई वेलोसिटी है ही नहीं, क्योंकि स्ट्राइकिंग की वजह से, टकराने की वजह से ये जो पानी है वर्टिकल डायरेक्शन मूव करने लग जाता है, तो इसलिए 0। तो ये आंसर आ रहा है आपका 1 न्यूटन। कितना आ रहा है 1 न्यूटन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसमें, ठीक है उधर ही है 1 न्यूटन। आंसर सी इज करेक्ट। नाउ ए प्लेन फ्लो हैज वेलोसिटी कंपोनेंट, plane flow has velocity component u is equal to x by t1,
y is equal to minus y t2 and w is equal to 0 along x y z direction respectively, where t1 is not 0 and t2 is not also 0 are constant having dimension of time की dimension है. द गिवन फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल. तो अगर फ्लो पॉसिबल है तो हमको ये कंडीशन यहां पर यूज करनी पड़ेगी. फॉर ए फ्लो टू एग्जिस्ट कंटिन्यूटी इक्वेशन शुड बी सेटिस्फाइड. कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए. तो इसके लिए जैसे हम डिफरेंशिएशन करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो यहां से कंडीशन आएगी T1 इज इक्वल टू T2. T1 इज इक्वल टू T2. काफी अच्छा क्वेश्चन है. मैच द फॉलोइंग लिस्ट. डिवाइसेस दे रखे हैं और उनका यूज दे रखा है. जैसे यहां पर दे रखा है पिटॉट ट्यूब. क्या दे रखा है? पिटॉट ट्यूब. तो पिटॉट ट्यूब में अगर हम देखें तो पिटॉट ट्यूब का काम है वेलोसिटी को मेजर करने का. तो ए में आ जाएगा आपका 2. ठीक है, ए में आ रहा है 2. बी में हो जाएगा मैनोमीटर. तो मैनोमीटर जो है प्रेशर को मेजर करने के काम आता है, तो बी में हो जाएगा 1. सी की बात करें तो बेंचुरीमीटर जो है, बेंचुरीमीटर आपका डिस्चार्ज मेजरिंग के काम आता है, तो सी में हो जाएगा आपका 4. तो आपका एक ही ऑप्शन जा रहा है यहाँ पर, ऑप्शन सी इज करेक्ट. बाकी लास्ट है एनोमीटर. तो ये एयर एंड गैस की वेलोसिटी को मेजर करने का काम आएगा, तो डी में आएगा 3. तो सी ऑप्शन करेक्टली मैच हो रहा है. ठीक है, बाकी आपको इसका सोल्यूशन प्रॉपरली दे रखा है, तो आप इसको जरूर चेक कीजिएगा जिससे आपकी जो नॉलेज है वो इंक्रीज हो. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग IS 2212 रिकमेंडेड टाइप ऑफ ब्रिक वॉल फॉर सीवर एक्सपोजर कंडीशन. किसके लिए? सीवर एक्सपोजर कंडीशन के लिए हम कैविटी वॉल यूज करते हैं. सो कैविटी वॉल और रेंडर्ड वन ब्रिक थिक सॉलिड वॉल यूज करते हैं, तो ऑप्शन डी. बाकी इस कोड के अकॉर्डिंग जितने भी तरह की कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस में रिकमेंडेड जो टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो आपको दिया हुआ है, तो जरूर पढ़ें. डियोराइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है? इंट्रिंसिक इग्नियस रॉक का. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है इसलिए आंसर लगा दिया. फ्लैश सेट ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट पेस्ट इज. फ्लैश सेट का मतलब होता है प्रीमेच्योर हार्डनिंग, तो ऑप्शन ए हमारा यहां पर करेक्ट हो जाएगा. डायरेक्ट क्वेश्चन है इसलिए डायरेक्ट आंसर लगाए जा रहे हैं. नाउ मैच द आइटम्स अंडर द लिस्ट 1 टर्म्स एसोसिएट विद द प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट. मोबिलिटी है, ब्लीडिंग है, सेग्रीगेशन है, कंसिस्टेंसी है. तो ब्लीडिंग का मतलब पानी अलग हो जाना, सेग्रीगेट्स का मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट्स अलग अलग हो जाना. तो मैं आपको इसका डायरेक्टली आंसर बता रहा हूं क्योंकि मैच करने में थोड़ी दिक्कत आएगी. तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी. मतलब ब्लीडिंग का मतलब हो जाएगा यहाँ पर एबिलिटी टू, सॉरी, जो अपना फर्स्ट मोबिलिटी का जो कंसर्न है वो हो जाएगा मोबिलिटी इज इक्वल टू एबिलिटी टू बी मोल्डेड. देन ब्लीडिंग का मतलब हो जाएगा वाटर गेन. सेग्रीगेशन का मतलब हो जाएगा यहाँ पर सेपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द होमोजीनियस मिक्सचर, तो सेग्रीगेशन में आ जाएगा 2. और लास्ट में आई थिंक फर्मनेस के बारे में कुछ दे रखा है, दैट इज, एक बार उसको भी चेक कर लेते हैं. सॉरी, लास्ट में है आपकी कंसिस्टेंसी. तो कंसिस्टेंसी इज द फ्रमनेस ऑफ कंक्रीट. तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट जा रहा है. चलिए 60 नंबर क्वेश्चन है, चिप मार्क, डायगोनल गेन, टॉर्न ग्रेन एंड वेन आर द डिफेक्ट्स इन टिम्बर ड्यू टू. ये जितने भी आपको डिफेक्ट्स नजर आ रहे हैं ये टिम्बर के साथ में कुछ ऑपरेशन करने से, लाइक उसको कुछ मोल्ड करने से, कन्वर्सेशन करने से ही आता है. तो ऑप्शन हो जाएगा कन्वर्जन की वजह से. बाकी हर तरह के डिफेक्ट्स का टाइप भी दे रखा है, कॉज भी दे रखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलिसिटी ऑफ हाइड्रोलिक लाइम इज मेनली ड्यू टू क्ले. किसके कारण होता है ये? क्ले, कैल्शियम ऑक्साइड, क्ले, सल्फेट और वाटर. तो जो हाइड्रोलिसिटी जो होता है हाइड्रोलिक लाइम की वो होती है क्ले के कारण. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी. The effective method of compacting very dry concrete that is often used for compacting hollow blocks, cavity blocks and solid concrete blocks is known as
कॉम्पैक्शन बाय प्रेशर और जॉल्टिंग, कॉम्पैक्शन बाय वाइब्रेशन, हैंड कॉम्पैक्शन एंड कॉम्पैक्शन बाय स्पिनिंग। तो देखिए यहाँ पर जो कैविटी ब्लॉक है, सॉलिड ब्लॉक है या हॉलो ब्लॉक है, उनको हम प्रेशर से कॉम्पैक्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कॉम्पैक्शन बाय प्रेशर एंड जॉल्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ये नंबर था आपका 62। नेक्स्ट है 63। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? एडिशन ऑफ पोजोलाना सीमेंट या पोजोलाना टू सीमेंट डिक्रीजेज वर्केबिलिटी। देखिए पोजोलाना ऐड करने पर जो वर्केबिलिटी है वो डिक्रीज होती है, बात बिल्कुल सही है। आपसे पूछा है ट्रू स्टेटमेंट और ये ट्रू ही है। एडिशन ऑफ पोजोलाना टू सीमेंट इंक्रीज द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। तो पोजोलाना ऐड करने पर वर्केबिलिटी कम हो जाती है, स्ट्रेंथ बढ़ती है। दो ऑप्शन आपके सही हो गए। एडिशन ऑफ द पोजोलाना टू सीमेंट इंक्रीजेज द हीट ऑफ हाइड्रेशन, बिल्कुल। तो ये ओवरऑल जितने भी ऑप्शन हैं ये आपके करेक्ट हैं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। बाकी क्वेश्चन में पोजोलाना के रिगार्डिंग जितने भी पैरामीटर्स चेंज हो सकते हैं वो आपको बताए गए हैं। नाउ अज्यूमिंग द सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, हाईवे का क्वेश्चन है, टू बी 80 मीटर ऑन ए फ्लैट हाईवे सेक्शन एंड विद ए सेटबैक डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, द रेडियस ऑफ नेगोशिएबल हॉरिजॉन्टल कर्व। देखो एक अप्रोक्सीमेशन हम इसमें यूज करते हैं, एस स्क्वायर अपॉन 8r, दैट इज द सेटबैक डिस्टेंस। और इसमें आपको स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस दे रखा है, सेटबैक डिस्टेंस दे रखा है, आर कैलकुलेट करना है। तो आर हो जाएगा एस स्क्वायर अपॉन 8m। एस कितना है अपना 80, तो 80 इंटू 80 और ये हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 80। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ द ऑर्डर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए टिपिकल फ्लेक्सिबल पेमेंट फ्रॉम बॉटम टू इट्स टॉप। ठीक है, देखो ऑर्डर पूछा है, प्रिपेयर्ड सॉइल सबग्रेड, ठीक है, सॉइल सबग्रेड तैयार करेंगे, उसके बाद ग्रेनुलर सब बेस तैयार करेंगे, फिर उसके बाद में ग्रेनुलर बेस कोर्स तैयार करेंगे, फिर बिटुमिनस बाइंडर और उसके बाद सरफेस कोर्स। तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट ऑर्डर को बता रहा है। बाकी एक दो और पढ़ लेते हैं। प्रिपेयर्ड सॉइल सबग्रेड, फिर ये बोल रहा है ग्रेनुलर बेस कोर्स, तो बेस कोर्स नहीं लगाते, पहले सब बेस लगाएंगे, तो ये तो गलत हो गया। ग्रेनुलर सब बेस, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि सबसे पहले सॉइल सबग्रेड लगाई जाती है, इसमें भी ग्रेनुलर सब बेस, तो सॉइल सबग्रेड फर्स्ट वाले में यहाँ पर करेक्ट जा रहा है ऑर्डर, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पर्पज ऑफ ए मीडियन इज टू इलिमिनेट। मीडियन क्यों लगाया जाता है रोड के बीच में? जिससे कि सामने से जो लाइट आती है उसका ग्लेजिंग इफेक्ट कम हो जाए। तो हेड ऑन कॉलिजन, साइड स्वाइप, रियर एंड कॉलिजन, नोज टू टेल कॉलिजन। तो बेसिकली सामने से टक्कर ना हो इसलिए हम हेड ऑन कॉलिजन को प्रिवेंट करने के लिए मीडियन लगाते हैं। और दूसरा जो लाइट का इफेक्ट आता है, ग्लेजिंग इफेक्ट, ग्लेयर इफेक्ट, उसको कम करने के लिए। When the path traveled along the road surface is more than the circumferential movement, सर्कमफेरेंशियल मूवमेंट, इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है कि जो व्हीकल का जो व्हील है वो घिसटते हुए आगे जा रहा है, वो रोलिंग कम कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया स्किडिंग, सिंपल। और अगर इसका सर्कमफेरेंशियल मूवमेंट ज्यादा होता और ट्रांसवर्स मूवमेंट कम होता तो हम इसको बोलते स्लिपिंग। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपना बी। द कैपेसिटी ऑफ वन वे टू लेन रोड पैसेंजर कार PCU, पैसेंजर कार यूनिट पर आवर विथ फ्री फ्रंटेज एक्सेस, पार्क व्हीकल एंड हैवी क्रॉस ट्रैफिक। ठीक है, टू वे टू लेन। और दूसरा पूछा हुआ है वन वे एंड टू लेन। तो टू वे टू लेन और सॉरी वन वे टू लेन और वन वे टू लेन रोड, और दूसरी कंडीशन क्या है, PCU पर आवर विथ नो फ्रंटेज। एक में दिया हुआ है फ्रंटेज और एक में फ्रंटेज नहीं दिया हुआ है। तो ये जो एज पर IRC वन वे टू लेन रोड विथ नो फ्रंटेज एक्सेस, नो स्टैंडिंग व्हीकल्स एंड वेरी लिटिल क्रॉस ट्रैफिक, इसमें जा रहा है 2400, जिसमें हमने कोई फ्रंटेज प्रोवाइड नहीं किया है। तो आंसर हो जाएगा आपका पहले वाले में
इस वाली कंडीशन में 1200 और इस वाली कंडीशन में सेकंड वाली में 2400। ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहां पूछा है आपसे दो लिस्ट को मैच करना है, तो रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो, डक्टिलिटी, विस्कोसिटी, फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट। तो रेजिस्टेंस टू फ्लो जो होता है विस्कोसिटी हो जाता है, तो ए में चला जाएगा 2 यहाँ पे आ रहा है, बाकी और ऑप्शन नीचे हैं तो वो अभी तो यहीं चेक कर लेते हैं। एबिलिटी टू डिफॉर्म अंडर द लोड, उसको बोलते हैं डक्टिलिटी, तो बी में 1 जा रहा है। लास्ट है सेफ्टी, तो फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट करते हैं उसके लिए, तो हमारा ऑप्शन ए ही यहां पर करेक्ट हो गया है। ठीक है। फॉर लॉन्ग स्पान सच एज अबव 800 मीटर विच टाइप ऑफ ब्रिज इज प्रोवाइडेड। 800 मीटर से अगर ज्यादा है तो उस केस में हम सस्पेंशन ब्रिज यूज करते हैं। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए नॉर्मली कंसोलिडेट क्ले, तो बेसिकली क्वेश्चन जो है वो सॉइल से है। सेटल्ड बाय 20 mm व्हेन द इफेक्टिव स्ट्रेस वाज इंक्रीज्ड फ्रॉम 25 to 50 kilonewton per meter square. What will be the settlement when the effective stress is increased from 50 to 100 kilonewton per meter square? सेटलमेंट है, सिंपल फॉर्मूला है, आपको भी पता है, S इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन इनटू H अपॉन 1 प्लस ई नॉट लॉग सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1। वैल्यूज पुट करनी है दोनों केसेस में, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन हमको अननोन है, तो पहली वाली कंडीशन से हम सीसी कैलकुलेट करेंगे और दूसरी वाली कंडीशन में इसको प्लेस करेंगे। तो बस इस तरह का क्वेश्चन था ये। तो नाउ पहली वाली कंडीशन देखो, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दोनों से हमने इक्वेशन बना ली है, और इक्वेशन बनाने के बाद में डेल एच जो आ रहा है हमारा कितना आ रहा है 20 mm। ठीक है, कितना आ रहा है यहाँ पर 20 mm। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको यहां पर लिस्ट 1 और लिस्ट 2 मैच करनी है। तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है नेट लोडिंग इंटेंसिटी एट विच नाइदर सॉइल फेल्स इन शियर, नॉर इज देयर एनी एक्सेसिव सेटलमेंट। तो ये जो केस आ रहा है ये तो अलाउएबल बियरिंग प्रेशर का है, इसका मतलब फर्स्ट में आ जाएगा डी, या डी में आ जाएगा फर्स्ट। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो है, अच्छा अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी को अगर हम पढ़ें तो इसमें हो जाएगा द मिनिमम ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी। मिनिमम ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी का स्टेटमेंट ये रहा, मिनिमम ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी एट द बेस ऑफ फाउंडेशन एट विच सॉइल फेल्स इन शियर। तो जो ए है उसमें चला जाएगा आपका 4 और डी में जा रहा है 1। ठीक है, फिर नेक्स्ट है नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी। नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी हो जाएगा नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ये जो स्टेटमेंट जा रहा है वो यहां पर जा रहा है, तो बी में हो जाएगा 3, तो ऑटोमेटिकली सी में क्या बचा 2, तो 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट है इन अनड्रेन ट्राइएक्सियल टेस्ट ऑन ए सैचुरेटेड क्ले the Poisson's ratio is undrained triaxial shear test, undrained triaxial test on a saturated clay। सिंपल सी बात है, इक्वेशन लगाएं तो इक्वेशन लगाने पर क्या होगा, यहां पर सिग्मा 3 अपॉन ई माइनस म्यू अपॉन सिग्मा 1 ई, तो म्यू की जो वैल्यू आएगी वो आएगी सिग्मा 3 अपॉन सिग्मा 1 प्लस 3। तो आपका जो ऑप्शन जा रहा है यहां पर वो है ए। कन्फाइनिंग प्रेशर क्या हो जाएगा, क्योंकि अनड्रेन कंडीशन क्या है, अनड्रेन ट्राइएक्सियल टेस्ट है, तो बेसिकली जो कन्फाइनिंग प्रेशर है वो 0 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्राफिकल मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ लेटरल अर्थ प्रेशर। तो यहां पर हो जाएगा ग्राफिकल मेथड पूछा है, दैट इज कूलम्ब्स मेथड, तो डी ऑप्शन करेक्ट है यहां पर। If fine grained soil is found to be plastic in water contained range 26 to 48, as per the Indian standard classification system, the soil is classified as fine grained soil है और उसका water contained range जा रहा है 26 से 48। इसका मतलब ये जो जाएगा इंटरमीडिएट प्लास्टिक है, और बाकी सारी जो चीजें दे रखी हैं वो क्ले के रेस्पेक्ट में दे रखी है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो 35 से 50 के बीच में अगर वाटर कंटेंट है तो वो इंटरमीडिएट
कंप्रेसिबल हो सकता है या इंटरमीडिएट प्लास्टिक होता है, तो ये हो जाएगा आपका CI। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वाटर कंटेंट रेंज से ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, आपको कुछ फेलियर्स दे रखे हैं, जैसे जो अर्थ डैम होता है उसमें बेस फेलियर होता है, फेस फेलियर होता है, टो फेलियर होता है। तो इसमें कुछ उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। सॉइल अबव एंड बिलो द टो हैव सेम स्ट्रेंथ। ठीक है, तो बेसिकली देखो यहां पर पहला जो पूछा था एक बार पढ़ लेते हैं, पहला दूसरा और तीसरा कौन कौन से, ऑर्डर देख लेते हैं एक बार। बेस, फेस और टो। अब देखते हैं इसका स्टेटमेंट, क्योंकि बार बार स्लाइड करना पड़ेगा यहां पर। तो बेस फेलियर के लिए जो है, बेस फेलियर अगर हो रहा है तो सॉइल अबव द टो इज कंप्लीटली कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर। बेस फेलियर हो रहा है तो बेस से नीचे से ही सॉइल जो है, ऊपर सॉइल जो स्ट्रॉन्गर होगी। तो सॉइल अबव द टो इज कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर, तो बेस फेलियर में चला जाएगा 3। तो फर्स्ट ए में जा रहा है हमारा 3। नाउ नेक्स्ट है फेस फेलियर के लिए, दो कंडीशन है हमारे पास में। सॉइल अबव द टो इज कंपैरेटिवली वीकर, फेस फेलियर के लिए तो बिल्कुल सही है, बी में जाएगा 2 फेस फेलियर के लिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा आपका, सी में हो जाएगा 1। तो 3 2 1, 3 2 1, ये ऑप्शन डी में जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है द percent reduction in the bearing capacity of strip foundation resting on sand under flooding condition, water level at the base of footing, when compared to suitable when compared to situation where the water level is it at a depth much greater than the width of footing is approximately। तो देखो यहां पर सिंपल सी बात है कि इस कंडीशन में तो जो वाटर टेबल लाई कर रहा है वो यहां पर लाई कर रहा है एट द बेस ऑफ फुटिंग, और पहली वाली कंडीशन में बहुत नीचे लाई कर रहा है। तो वाटर टेबल करेक्शन इस वाली कंडीशन में तो कहीं नहीं लग रहा है, जब वाटर टेबल बहुत ज्यादा डेप्थ पे लाई कर रहा है। लेकिन जब यहां पर लाई कर रहा है तो उस केस में आपके थर्ड टर्म में बेसिकली क्या लग जाएगा, यहाँ पर करेक्शन लग जाएगा। और सॉइल जो है वो देख लेते हैं एक बार, सैंड है, तो सैंड है तो इसके लिए सी की वैल्यू 0 हो जाएगी, कोहेजन की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ओवरऑल जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर इन फ्लडिंग कंडीशन वाटर लेवल राइजेस टू बेस ऑफ फुटिंग, हेंस यूनिट वेट ऑफ सॉइल will change and unit weight of soil gamma will be unaffected। तो ये वाली जो टर्म है ये अफेक्टेड हो जाएगी, तो इसलिए ये गामा डैश क्या होता है, हाफ गामा सैचुरेटेड। तो ओवरऑल ये हो जाएगा आपका 25%, दोनों केस में कम हो जाएगा। नाउ यहां कुछ पूछा हुआ है, आर फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स, रिमूवल ऑफ बेसेस एंड सिलिका एंड accumulation of iron oxide, the aluminium oxide, ये होते हैं लेटेराइटिक सॉइल्स। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। इस तरह की सॉइल्स जो होती हैं उनको बोलते हैं हम लेटेराइटिक सॉइल। Which of the following is one of the methods of determination of specific gravity of soil particle? ओवन ड्रेन, अल्कोहल, श्रिंकेज लिमिट मेथड, कैल्शियम कार्बाइड मेथड। ये जितने भी हैं ये तो आपके वाटर कंटेंट के लिए हैं। जो श्रिंकेज लिमिट मेथड है इससे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट जा रहा है हमारा यहाँ पर। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन है, टू ऑब्जर्वेशंस वेल पेनिट्रेटेड इनटू ए कन्फाइंड एक्यूफर and located at 1.5 meter apart in the direction of flow indicate head of 45 meter and 20 meter. If coefficient of permeability of aquifer is 30 meter per day and porosity is 0.25, the time of travel of an inert tracer from one well to another well। तो वैसे तो पूछा तो यही है कि एक वेल से दूसरे वेल तक आने में कितना टाइम लगेगा। तो एवरेज फ्लो वेलोसिटी और डिस्चार्ज वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू के आई, और आई हो जाएगा यहाँ पर कितना है, फर्स्ट वाले में 45, सेकंड वाले में 20 मीटर हेड है, तो उस हिसाब से यहाँ आई की वैल्यू हो जाएगी
40/-20 और इन दोनों के बीच की डिफरेंस कितनी है 1500, तो ये आ जाएगा 0.5 मीटर पर डे। ये वेलोसिटी आ गई सीपेज वेलोसिटी, सॉरी डिस्चार्ज वेलोसिटी। तो यहाँ से सीपेज वेलोसिटी कैसे आएगी, यहाँ पोरोसिटी दे रखी है, तो सीपेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्चार्ज वेलोसिटी अपॉन पोरोसिटी। यहां से आपकी आ गई सीपेज वेलोसिटी। अब आपसे पूछा है टाइम ट्रेवल, तो 1500 मीटर को कवर करने में इस वेलोसिटी के साथ कितना टाइम लगेगा, 750 दिन। तो यहां करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 750। द स्केल, ये क्वेश्चन जो है सर्वे से है। द स्केल ऑफ ए मैप इज रिप्रेजेंटेड बाय रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन एज 1:4000। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी इन द मैप 10 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑन ग्राउंड कितना हो जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4000 सेंटीमीटर। ये इसका मतलब हो गया। तो ये हो गया आपका कितना 40 मीटर, ठीक है, और 10 सेंटीमीटर का मतलब हो जाएगा हमारा यहाँ पर 400 मीटर। तो 400 मीटर का मतलब होता है 0.4 किलोमीटर। आपसे पूछा है डिस्टेंस किलोमीटर में, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Which one is not a fundamental axis of theodolite? Line of sight, axis of altitude bubble, axis of plate level, horizontal axis. Axis of altitude bubble is not fundamental line of theodolite. Axis of sight होता है, axis of plate level होती है, horizontal axis भी होती है। और इनके लिए पर्टिकुलर टेस्ट भी करते हैं, जैसे अजीमुथ टेस्ट है, ट्यूनियन एक्सिस टेस्ट है, और उनके मतलब अजीमुथ टेस्ट हो गया, स्पायर टेस्ट हो गया। An angle measured with an theodolite is alpha with weight दे रखा है इस एंगल का कितना 2। What is the weight of alpha by 4? अल्फा बाई 4 का वेट आपसे पूछा है, तो ये आंसर हो जाएगा 4 से डिवाइड कर रखा है, तो वेट इनटू कितना हो जाएगा ये 4 स्क्वायर। तो ऑप्शन सी इज इक्वल टू, या जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर यहीं पूछा होता 4 अल्फा का वेट क्या होगा, अगर अल्फा का वेट 2 है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/4 का स्क्वायर। हमसे पूछा अल्फा बाई 4 का। If L represents the staff reading and X as the angle of inclination, error due to non-vertical of the staff will be, error due to non-vertical of staff will be। तो यहाँ पर वैसे तो स्टाफ वर्टिकली होना चाहिए, 2D वर्टिकली होना चाहिए, लेकिन इंक्लाइन पकड़ा हुआ है, तो जो रीडिंग पड़ी जाएगी वो यहाँ पड़ी जाएगी। अब ये थोड़ा बढ़ के आएगी रीडिंग, तो ये बढ़ जाएगी रीडिंग, ये रीडिंग हम पढ़ रहे होंगे, और ये रीडिंग कितनी होगी वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो मेजर्ड वैल्यू हो जाएगी हमारी OA', दिस इज L sec थीटा, और ट्रू वैल्यू है हमारी L। तो करेक्शन कितना हो जाएगा, या एरर पूछी है तो एरर इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू है L sec x और ये है L, तो यह आंसर आ जाएगा आपका C, L इंटू sec x माइनस 1। In order to determine the natural features such as valleys, river, lakes, etc., the surveying is preferred is, आपसे पूछा है जो नेचुरल फीचर्स हैं उनके लिए अगर हम बात करें तो उसको हम बोलेंगे टोपोग्राफिक सर्वे। तो बेसिकली, लेकिन एक बात है यहां पूछा है इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द नेचुरल फीचर्स सच एज वैलीज, रिवर, लेक्स, द सर्वेइंग इज प्रेफर्ड एज सिटी सर्वे, टोपोग्राफिक सर्वे, कैडेस्ट्रल सर्वे, नन ऑफ दीज। बेसिकली आंसर जाएगा नन ऑफ दीज। इसमें टोपोग्राफिकल सर्वे की बात करें तो इट इज कंडक्टेड टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट नेचुरल एज वेल एज मैन मेड, और यहां का आ गया है केवल और केवल नेचुरल के लिए। बाकी कैडेस्ट्रल हो जाएगा लीगल पर्पस के लिए, बाउंड्री लाइन सेटअप करना, सिटी सर्वे हो जाएगा अर्बन प्लानिंग और इन सब के लिए। तो यहाँ नन ऑफ दीज आंसर आएगा। द रेड्यूस बियरिंग ऑफ 1 मीटर लॉन्ग लाइन इज नॉर्थ 30 ईस्ट, द डिपार्चर ऑफ लाइन, तो डिपार्चर हो जाएगा अपना 10 sin 30, तो 10 sin 30 दैट इज 5। नेक्स्ट है 87 नंबर क्वेश्चन। ए पूछा है थियोडोलाइट के बारे में, हैज ओनली 1 वर्टिकल एक्सिस एंड ए सिंगल हॉरिजॉन्टल क्लैंप एंड टेंजेंट स्क्रू,
विच कंट्रोल द रोटेशन अबाउट द वर्टिकल एक्सिस। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल थियोडोलाइट। क्या बोलते हैं इसमें, एक की क्या होता है, वन वर्टिकल एक्सिस और ए सिंगल ग्रुप ऑफ क्लैंप एंड टेंजेंट स्क्रू। दिस इज डायरेक्शनल थियोडोलाइट। बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। In a leveling work, sum of back side and foresight have been found to be 3.085 and 5.645 मीटर respectively. Leveling work, back side and foresight दोनों दे रखे हैं आपको यहाँ पर। If reduced level of starting station is 100 meter, the RL of last station, तो 100 प्लस बैक साइड है हमारी कितनी, 3.085 माइनस 5.645, तो ये जो आंसर आ रहा है हमारा 97.44। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग से, तो एक बार इसमें हम सॉल्व करते हैं। चलिए, इफ pH of water is more than 8.5, then which of the following chloramines will be formed? तो pH अगर यहाँ पर 8.5 से ज्यादा है तो मोनोक्लोरामाइंस बनेंगे केवल, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि pH अगर 5 से ज्यादा है तो HOCl बन जाएगा, pH 8 से ज्यादा है तो OCl माइनस बन जाएगा, pH 5 से कम है तो ट्राइक्लोरामाइन बन जाएगा, 4.4 से कम है तो 5 से 6.5 के बीच है तो डाइक्लोरामाइन, और 7.5 से ज्यादा है तो मोनोक्लोरामाइन। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। A certain waste has a VOD of 162 milligram per liter and its flow is 1000 meter cube per day. If domestic sewage has BOD of 80 gram per capita per day, then the population equivalent. सिंपल क्वेश्चन है। तो सर्टेन वेस्ट मतलब कोई इंडस्ट्रियल वेस्ट का आपको दे रखा है, BOD 162 मिलीग्राम पर लीटर और पॉपुलेशन इक्विवेलेंट पूछा हुआ है, तो टोटल BOD कितनी हो जाएगी यहाँ पर, उस हिसाब से देखें तो यहाँ पर हो जाएगा अपना डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज हो जाएगा 1000 इंटू 1000 लीटर पर डे, तो 10⁶ लीटर पर डे ये टोटल डिस्चार्ज है। ठीक है, तो मिलीग्राम पर डे में टोटल BOD कितनी हो जाएगी अपनी, 162 इंटू 10⁻⁻6, तो ये हो जाएगी केजी पर डे में। नाउ पॉपुलेशन इक्विवेलेंट एवरेज पर कैपिटा रेट जो होती है वो होती है 80 ग्राम, तो डिवाइड करेंगे तो 2025 पॉपुलेशन इक्विवेलेंट आएगा आपका, so it is equal to 2025. Option A is correct. The following stages are known to occur in the biological action involved the process of sludge digestion. तो सबसे पहला जो प्रोसेस है वो एसिड फर्मेंटेशन है, उसके बाद एसिड रिग्रेशन है, उसके बाद एल्कलाइन फर्मेंटेशन है, तो 132 ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए बहुत अच्छा सॉल्यूशन दे रखा है, इसलिए जरूर पढ़ें, ओवरऑल डिटेल प्रोवाइड की जाने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ लिस्ट 1 एंड 2, तो इसमें दे रखा है बैक्टीरिया और इसमें दे रखा है प्रोसेस या कुछ। ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ एलम इज डिटरमाइंड बाय, एलम की क्वांटिटी हम किससे डिटरमाइन करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका जार टेस्ट। एलम क्या है, कोगुलेंट, कोगुलेंट को मेजर करने के लिए हम जार टेस्ट कंडक्ट करते हैं, तो ए में 2। जीरो हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी अचीव्ड बाय आयन एक्सचेंज ट्रीटमेंट, तो ये इसमें हो जाएगा 3। डिजॉल्व ऑक्सीजन डिटरमाइंड बाय विंकलर मेथड, तो इसमें चला जाएगा 1 और इसमें चला जाएगा 4, तो यहाँ हो जाएगा 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4, ऑप्शन बी। एन aerobic reactor receive waste water at a flow rate of 500 meter cube per day having COD of 2000 milligram per liter. The effluent COD is 400 milligram per liter. Assuming that the wastewater contains 80% biodegradable waste, the daily volume of methane produced by the reactor is, assume 1 kg oxygen demand removed, 0.3 meter cube methane produced. तो सिंपल सी बात है,
ये स्टेबलाइजेशन का क्वेश्चन है। ऑर्गेनिक मैटर स्टेबलाइज्ड पर डे Q इंटू एस आई माइनस एस नॉट। इन्फ्लुएंट में कितना है, एफ्लुएंट में कितना है? तो इन्फ्लुएंट में कितना था 2000 और एफ्लुएंट में कितना है 400। नाउ एन है एफिशिएंसी, तो कितनी है 80%, दैट इज ईटा। तो 400 kg मैटर स्टेबलाइज हो जा रहा है यहाँ पर, कितना 440 ग्राम, सॉरी 640 ग्राम, 640 kg जो है वो स्टेबलाइज हो रहा है। अब आपको भी पता है कि 1 kg ऑक्सीजन डिमांड जब सेटिस्फाई होती है तो 0.3 मीटर क्यूब मीथेन प्रोड्यूस होती है। 1 kg बीओडी जनरेट्स 0.3 मीटर क्यूब मीथेन। 460 kg बीओडी, क्योंकि ये जो स्टेबलाइज हुआ उसमें 80% क्या था, बायोडिग्रेडेबल, इसलिए जो भी कुछ है वो दिस इज द बीओडी। तो इसका अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो 224 मीटर क्यूब आपका मीथेन प्रोड्यूस होगा। Water distribution meters which measure the velocity of flow across a cross section whose area is known and used only for high flows are called as inferential meter। डायरेक्ट डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, बाकी आप इन डेफिनेशंस को पढ़ें, और जो भी आपके डिस्प्लेसमेंट मीटर है, कंपोजिट मीटर है, पॉजिटिव मीटर्स है, इनकी भी डेफिनेशन आपकी क्लियर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। Which of the following methods of determining total hardness of water use a solution of diethylene diamine tetraacetic acid EDTA? वर्सनेट मेथड। वर्सनेट मेथड, इस सॉल्यूशन को हम वर्सनेट सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ फ्री एंड ऑफ ए कैंटिलीवर due to an isolated load at 1/3 and 2/3 of span is। आइसोलेटेड लोड दो अलग अलग कंडीशन के लिए पूछा है। तो एक तो when P is acting at 1/3 of span the deflection at free end, डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, यहां पर तो आएगा PL³/3I, और फिर बाकी उस थीटा से हम कैलकुलेट करेंगे तो ओवरऑल डिफ्लेक्शन आ जाएगा हमारा ये। और इसके अलावा जब ये कहाँ काम कर रहा होगा, ठीक है, Δ1 और Δ2, तो ये तो इतना हो ही गया। उसके बाद में Δ2 भी कैलकुलेट किया स्लोप के अकॉर्डिंग, तो ये आता है इतना Δ2, तो 1/3 पर लगा हुआ है, तब तो डिफ्लेक्शन आया आपका टोटल मिला के ये। ठीक है, तो ये आ गया आपका कितना 4/81 PL³/EI। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार और। क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ फ्री एंड of a cantilever due to an isolated load at 1/3 and 2/3 of span। ठीक है, आइसोलेटेड लोड लगा हुआ है। ओके, नेक्स्ट कंडीशन है जब हमने इसको कहाँ लगाया 2/3 ऑफ स्पान पे, तो वही कंडीशन PL³/EI से ये डिफ्लेक्शन आ जाएगा। बाकी जो स्लोप बन रहा है उस स्लोप से और इस लेंथ से ये कैलकुलेट कर लेंगे Δ1 Δ2। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, जरूर लेंथी क्वेश्चन है, और इससे आएगा ये। तो ओवरऑल दोनों का रेशो जो देखेंगे तो 2/7, तो थोड़ा याद रखें इस बार इस क्वेश्चन के आंसर को। लेंथी क्वेश्चन है मानते हैं, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक मिनट। Which of the following statement are correct? Algebraic sum of area of shear force diagram between two section is equal to the difference between bending moment diagram, bending moment values at those section। ठीक है, the algebraic sum of area of bending moment, algebraic sum of area of bending moment diagram between two section is equal to the difference between shear force values of those section। ठीक है, एक बार स्टेटमेंट सारे पढ़ लेते हैं हम। And in simply supported beams algebraic sum of area of shear force diagram on left side of any section is same as that of right side। simply supported beam की बात करें तो ये तो सही जा रहा है आपका, 3 सही है। in simply supported beams algebraic sum of area of bending moment diagram on left side of any section is the same as that of right side।
तो ये जो है ये फोर्थ बेंडिंग मोमेंट के लिए ये केस नहीं आता है, शियर फोर्स के लिए सही है, तो ये गलत है। 3 सही 4 गलत, तो 4 देख लेते हैं 4 से कौन कौन से ऑप्शन जा रहे हैं। एक तो ये चला गया, अब 3 जो है वो इसमें भी है और इसमें भी है। बाकी 2 स्टेटमेंट और पढ़ लेते हैं। ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट था ये काफ़ी रिलेटिवली करेक्ट है। एल्जेब्रिक सम ऑफ एरिया ऑफ शियर फोर्स डायग्राम बिटवीन 2 सेक्शंस, 2 सेक्शन के बीच में जो शियर फोर्स डायग्राम है उसका जो एल्जेब्रिक सम होगा इट इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन बेंडिंग मोमेंट वैल्यूज एट दो सेक्शन। तो ये करेक्ट है यहाँ पर, तो 1 और 3 आंसर सही है। और बेसिकली आप इस सॉल्यूशन को आप देख सकते हैं क्योंकि डिफरेंस dmm अपॉन dx जो आएगा वो शियर फोर्स, तो इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका दो पॉइंट के बीच का MC माइनस एम ए इज इक्वल टू यहाँ पर ये डिफरेंस आ जाएगा। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो एक बार इसको क्रॉस चेक कीजिएगा दोबारा से। स्टील बार ABC ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन 100 mm स्क्वायर इज सस्पेंडेड, क्रॉस सेक्शन है 100 mm स्क्वायर इज सस्पेंडेड वर्टिकली एंड लोडेड एज शोन इन फिगर। द लोअर एंड ऑफ बार C डज नॉट मूव व्हेन लोड्स आर अप्लाइड, ठीक है। देन द वैल्यूज ऑफ फोर्स P इज, इस तरह का कुछ दिया हुआ है, लोड लगा हुआ है, सेल्फ वेट को इग्नोर करने के लिए बोल दिया हुआ है। तो देखो सॉल्व करने पर आंसर जो आ रहा है बेसिकली फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ये कैलकुलेशन होगी। यहाँ पर एक डायग्राम ये बनेगा A to B और B to C बनेगा ये डायग्राम। यहाँ स्टेटमेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओवरऑल देखें तो पॉइंट सी के लिए क्या कहा गया है, पॉइंट सी, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। A steel bar ABC of uniform cross section suspended vertically and loaded as shown in figure. The lower end of C does not move. तो और पूछा है then the value of force P, ये कितना लोड लगाएं जिससे पॉइंट सी में मूवमेंट ना हो। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद में हम इंडिविजुअली इन दोनों बार्स का डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर लेंगे PL अपॉन ए से, और दोनों का डिफ्लेक्शन जो आएगा वो 0 आना चाहिए। तो उस हिसाब से जो P आ रहा है वो 450 आ रहा है। तो एक बार आंसर देखिए क्या आ रहा है। ओके 450 तो क्या है, ओके तो इक्वेशन है, और जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 24। थोड़े लेंथी सॉल्यूशन है इसलिए बार बार यहाँ सफल करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ए टेंसाइल लोड P एक्ट्स ऑन ए एक्सियल मेंबर ऑफ लेंथ L, क्रॉस सेक्शनल एरिया A such that the undergoed extension if E is the elasticity of modulus the axial stiffness। तो बेसिकली डिफॉर्मेशन क्या हो जाएगा PL अपॉन AE, और स्टिफनेस क्या होता है इफ डेल्टा इज 1, तो P की वैल्यू कितनी होगी, तो ये हो जाएगा आपका AI अपॉन L। PL अपॉन AE, सॉरी दिस इज E, तो AE अपॉन L, AE अपॉन L C। In a material under a state of plane strain, a 10 by 10 mm square centered at a point gets deformed as shown in figure। इस तरह का कोई मेंबर है, मटेरियल है, और वो इस तरह से डिफॉर्म हो रहा है। इफ द शियर स्ट्रेन गामा एक्स वाई एट दिस पॉइंट इज एक्सप्रेस्ड एज 0.01 K, द वैल्यू ऑफ K क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो दिखा रखा है आपको, डिफॉर्मेशन दे रखा है 0.04 mm का। सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा ये। In this question, since angle has been increased, therefore shear strain should be negative। तो गामा एक्स वाई कितना हो जाएगा, इंक्रीज हो रहा है तो shear स्ट्रेस क्या नेगेटिव है। तो K की वैल्यू आ रही है यहाँ पे कैलकुलेशन से 0.5 माइनस में। तो ऑप्शन, एक मिनट, ऑप्शन जो हो जाएगा चेक कर लेते हैं, डी, ऑप्शन डी जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है द स्ट्रेस डेवलप्ड ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स इन एन इलास्टिक मटेरियल डज नॉट डिपेंड ऑन इलास्टिसिटी कांस्टेंट, डिपेंड्स ऑन इलास्टिसिटी कांस्टेंट, डज नॉट डिपेंड ऑन इलास्टिसिटी कांस्टेंट। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। स्ट्रेस की बात कर रहा है, स्ट्रेस
इज एन इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया, तो ई पर डिपेंड नहीं करता है। For the cantilever beam of span 3 meter, a concentrate load of 20 kilonewton applied at free end causes a vertical displacement of 2 mm at section located at the distance of 1 meter from the fixed end. ठीक है, if concentrate vertically downward load of 10 kilonewton is applied at the section located at a distance of 1 meter from fixed end with no other load on the beam, the maximum vertical displacement in the same beam. तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, फिगर में दे रखा है, इस पॉइंट पे लगा हुआ है और 20 किलो न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है 2 mm। तो यहाँ पर हम प्रिंसिपल बैटीज इक्वेशन यूज कर लेंगे और del 2 बना जाएगा हमारा 1। मतलब यहाँ पर जो लोड लगा रहे हैं हम, उससे यहाँ पर आ रहा है 2 mm का डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ कितना लोड लगाएंगे जिससे डिस्प्लेसमेंट यहाँ आ जाए उतना ही 2 mm का। तो P1 डेल्टा 1 2, P2 डेल्टा 2 1, ये हमको दे रखा है 10, ये कितना दे रखा है 2 और ये 20, तो डेल्टा 2 बना रहा है हमारा 1। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। बैटीज थ्योरम यूज करनी है, स्टेटमेंट जरूर भले क्वेश्चन का बड़ा है, बाकी इस पे सिंपल एक बैटीज क्वेश्चन इक्वेशन यूज करनी है। नाउ ये है आपके थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर से क्वेश्चन। व्हेन ए लोड क्रॉसेस द थ्रो टाइप पार्ट ट्रस in the direction of left to right, the nature of force of any diagonal member in the left half of the span would be, तो nature of diagonal member in left half, यहां से इधर की साइड जितने भी मेंबर U1 L2 U2 L3 U3 L4, इन सब का जो नेचर होगा वो कंप्रेशन टू टेंशन होगा, चेंजेस फ्रॉम कंप्रेशन टू टेंशन। The moment at indeterminate support of 2 span continuous beam of 6 meter each with simply supported at end carrying a UDL of 20 kilonewton over only the left span is flexural rigidity is same both span। इस तरह कुछ डायग्राम दे रखा है, इसमें 2 स्पान है 6 मीटर के ए बी और बी सी, और जो लोड लगा हुआ है वो केवल लेफ्ट स्पान पे लगा हुआ है। अब इसके बाद पूछा है आपसे the moment at the indeterminate support of a 2 span continuous beam, indeterminate support पर यहाँ पर मोमेंट पूछा है। तो जब सॉल्व करेंगे कंपैटिबिलिटी इक्वेशन लगाएंगे तो दोनों पर क्या होगा, थीटा जो है वो बराबर होगा, थीटा B1 इज इक्वल टू थीटा B2 मोमेंट की वजह से, और ये आएगा आपका 45 किलोन्यूटन मीटर हॉगिंग। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, 45 किलोन्यूटन मीटर हॉगिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज A guided support as shown in figure below is represented by 3 springs, ठीक है, horizontal, vertical and rotational with stiffness kx, ky and k theta respectively. The limiting value of kx, ky and k theta infinity 0, infinity 0। तो जो horizontal है, अब क्योंकि यहाँ पर देखोगे आप तो एक गाइडेड सपोर्ट है, और गाइडेड सपोर्ट की बात की जाए तो हॉरिजॉन्टल स्टिफनेस और रोटेशनल स्टिफनेस जो है वो यहाँ 0 हो जाएंगी, जबकि आपकी इनफाइनाइट हो जाएंगी, और जबकि आपकी यहाँ पर वर्टिकल जो स्टिफनेस है वो 0 हो जाएगी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट जा रहा है। इस तरह से 3 स्प्रिंग से सपोर्ट किया हुआ है इसको। तो बेसिकली देखो, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल और ये रोटेशनल, तो जो डिफ्लेक्शन आएगा वो किस में आएगा, यहां पर। विच ट्रस इज परफेक्ट ट्रस ऑफ द फॉलोइंग, परफेक्ट ट्रस पूछा हुआ है, तो यहां पर देखेंगे कौन सा स्टेबल है, और स्टेबल के लिए जो कंडीशन आएगी उसमें जो ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट जा रहा है, ये वाला परफेक्ट ट्रस। परफेक्ट ट्रस में क्या होगा, जो नंबर ऑफ मेंबर और जॉइंट वाला जो m इज इक्वल टू 2j-3 वाली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होगी। तो एक बार इस कंडीशन को लगा के देखें जिसमें m इज इक्वल टू 2j-3 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और वो यहाँ पर हो रही है। एक बार चेक कर लेते हैं, 3 मेंबर्स हैं, 3 पॉइंट हैं, तो 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 -3,
तो ये 3 आ रहा है, 6 माइनस 3, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए कन्वेंशनल फ्लो ड्यूरेशन कर्व इज प्लॉट बिटवीन, कन्वेंशनल फ्लो ड्यूरेशन कर्व इज प्लॉट बिटवीन, तो फ्लो एंड परसेंटेज टाइम ऑफ फ्लो इज एक्सीडेड। तो यहाँ पर जो एक कन्वेंशनल फ्लो ड्यूरेशन कर्व जो है वो फ्लो एंड परसेंटेज टाइम फ्लो इज एक्सीडेड, इसके बीच में प्लॉट किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है द फील्ड कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज 25%, द परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इज 15%। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कितना दे रखा है? 15%। द स्पेसिफिक ड्राई यूनिट वेट is 1.5 if the depth of root zone of crop is 80 centimeter, the storage capacity पूछा है तो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। देखो it is equal to, now depth of water stored between field capacity and permanent wilting point, it is equal to gamma d upon gamma w into d into fc minus 5। सारी वैल्यूज आपको दे रखी है, पुट करेंगे तो कितना आएगा? 12 सेंटीमीटर। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर 12 सेंटीमीटर। रूट जोन में कितना पानी हम स्टोर कर सकते हैं, दैट इज द स्टोरेज कैपेसिटी, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट और फील्ड कैपेसिटी के बिटवीन। फॉर लाइन कैनाल द फ्री बोर्ड इज मेजर्ड फ्रॉम फुल सप्लाई लेवल टू द टॉप ऑफ द लाइनिंग। यही सही है यहाँ पर, करेक्ट ऑप्शन ए। लाइन कैनाल के लिए फुल सप्लाई से लेके और लाइनिंग तक। A silt control device consisting of a number of rectangular tunnels provide parallel to the axis of head regulator and terminating near the undersluiced weir to allow the clear water to flow through the head regulator is called as, तो यहाँ पर हो जाएगा silt excluder। मतलब बेसिकली सिल्ट को एक्सक्लूड करता है और क्लियर वाटर को अलाउ करता है, तो इसको हम बोलेंगे सिल्ट एक्सक्लूडर। The maximum height of masonry dam of a triangular section whose base width is b and specific gravity is s। तो यहाँ पर जो एलिमेंट्री प्रोफाइल है उससे हम मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करेंगे तो b अंडर रूट एस आएगा। तो यहाँ पर भी ऑप्शन ए हमारा कंसीडर जा रहा है और अपलिफ्ट प्रेशर को हमने इसमें इग्नोर किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कनेक्शन विथ द डिजाइन ऑफ ए बैराज, identify the correct matching of criteria of design A, B, C, D for item of design 1, 2, 3, 4 respectively। तो बेसिकली यहाँ पर देखो विड्थ ऑफ वाटर वे दे रखा है आपको, विड्थ ऑफ वाटर वे। नेक्स्ट है लेवल एंड लेंथ ऑफ डाउन स्ट्रीम फ्लोर। थर्ड है डेप्थ ऑफ डाउन स्ट्रीम सीड पाइल्स। तो ये सारे अपने हमारे ऑप्शंस दे रखे हैं और इसमें आपका जा रहा है BADC, BADC इनके साथ 1, 2 के साथ BADC। एक बार इसके सोल्यूशन को आप चेक करेंगे और देखेंगे BADC, तो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ से सी। सोल्यूशन एक बार जरूर चेक कीजिएगा। इन एन इरिगेशन प्रोजेक्ट in a certain year 60% and 46% of the cultivable command area in Kharif and Rabi respectively remained without water, 60% and 46%. Rest of area got irrigated water. The intensity of irrigation in that year of the project was, तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले देखेंगे इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन इन खरीफ कितना था भाई, 40% एरिया में हो पाया। रबी में हम बात करें तो 54% ही हो पाया। तो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन इन दैट ईयर कितना हो रहा है? 94%। केवल कितने एरिया में हमने यहाँ पर इरिगेशन की है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। व्हेन ए टेंशन मेंबर इज मेड अप ऑफ 4 एंगल सेक्शन with a plate as web and allowable and the allowance for hole is made as 2 holes for each angle and 1 hole for web, 1 hole for each angle and 1 hole for web। इस तरह का एक कनेक्शन बनाया हुआ है।
यहाँ पर 4 एंगल्स को हमने कनेक्ट किया हुआ है और एक प्लेट बीच में लगाई हुई है। तो देखो यहाँ पर हमने एक एक होल किया हुआ है वेब प्लेट में। नेक्स्ट है 1 होल फॉर ईच एंगल एंड 2 होल फॉर वेब। तो यहाँ पर जो आंसर सी है वो करेक्ट हो जाएगा, 1 होल फॉर ईच एंगल एंड 2 होल्स फॉर वेब। देख लो, इनको करेक्ट करने के लिए हमको एक होल करना पड़ेगा और इसमें हो गए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, if d is the depth of web and tw is the thickness of web of a plate girder such that d by tw 250 epsilon w where epsilon is that। अब कुछ स्टेटमेंट्स हमको दिए हुए हैं, एंड बियरिंग स्टिफनेस, इंटरमीडिएट ट्रांसफर स्टिफनेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनेस एट 0.2 d फ्रॉम कंप्रेशन फ्लेंज एंड 1 एट न्यूट्रल एक्सिस आर नीडेड। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हमारा स्टेटमेंट जाएगा उसमें आएगा एंड बियरिंग स्टिफनेस, इंटरमीडिएट स्टिफनेस, ट्रांसफर स्टिफनेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनेस एट 0.2 फ्रॉम कंप्रेशन फ्रेज आर नीडेड। इसमें जो न्यूट्रल एक्सिस पे जो दिया हुआ है उसकी जरूरत हमको नहीं पड़ेगी, तो इसलिए ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा आपको अगर डिटेल्ड में पता है इसका प्रोविजन तो आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं। स्टेटमेंट थोड़े बड़े हैं बट उसमें एक हिंट ढूंढनी है कि इसके अकॉर्डिंग क्या नहीं होगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 116, ए टेंशन स्प्लाइस सेक्शन इज डिजाइंड फॉर। स्प्लाइस किसके लिए डिजाइन की जाती है? मैक्सिमम ऑफ फैक्टर टेंसाइल लोड एंड 0.3 टाइम्स ऑफ डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द टेंशन मेंबर डायरेक्टली। कोडल प्रोविजन है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। 17, a steel plate is 30 centimeter wide and 10 centimeter thick. A rivet of nominal diameter of 18 mm is driven. The sectional area of plate। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि ये तो नॉमिनल डायमीटर है, तो रिवेट होल कितना हो जाएगा 19.5 mm, क्योंकि 1.5 हम यहाँ पर एडिशनल लेके चलेंगे तो 1.95 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो सेक्शनल एरिया बी टी माइनस डी जी इंटू टी। तो करेक्ट आंसर आ रहा है आपका 28/28.05 सी। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स प्रोवाइड्स कंजर्वेटिवली इम्पोज लोड फॉर बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर। तो इनके लिए जो कोड प्रोवाइड करते हैं IS 875 पार्ट 2 1987। आंसर सी इज करेक्ट। नाउ सेकंड लास्ट क्वेश्चन, the design bending strength of a laterally supported beam subjected to low shear force is given by MD is equal to beta B ZP Fy upon gamma m naught, where beta ZP Fy and gamma m naught have their usual meaning. The value of beta B for plastic and semi compact section क्या होगा? सेमी प्लास्टिक एंड सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन के लिए जो इसकी फॉर्मूला वैल्यू होगी, प्लास्टिक के लिए तो ये 1 हो जाएगा और सेमी कॉम्पैक्ट के लिए ZE अपॉन ZP। तो ऑप्शन यहां पर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। एंड नाउ लास्ट क्वेश्चन, ए स्टील कॉलम इज रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट बोथ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन एट वन एंड and is restrained only against rotation but free to translation at other end. The theoretical and design value respectively of effective length factor of the column are। तो ये कह रहा है a steel column is restrained against both translation and rotation at one end। ठीक है, मतलब एक तो फिक्स है और एक जो है restrained only against rotation but free to translation at other end। तो बेसिकली जो हमारा केस बन रहा है इसमें देखो आप, इस तरह का केस बन रहा है। तो ये आंसर जो हो जाएगा हमारा ए। एक एंड फिक्स है और दूसरे में हम रोटेशन को तो रिस्ट्रेन कर रहे हैं लेकिन ट्रांसलेशन को रिस्ट्रेन नहीं कर रहे हैं, तो हमारा जो डिजाइन वैल्यू हो जाएगा वो 1.2 हो जाएगा रिकमेंडेड वैल्यू, और जो इफेक्टिव लेंथ है थ्योरेटिकल वो हो जाएगा 1L। तो ऑप्शन
ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये था ओवरऑल व्यू, ओवरऑल सॉल्यूशन इस पेपर का। आई होप कि आपके मोस्ट ऑफ क्वेश्चन सही होंगे, कम से कम आपने नेगेटिव अटेम्प्ट किया होगा। और देखिए इसी के साथ में मैं दोबारा से यहाँ पर रिकॉल कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने दोबारा से या जिन लोगों ने इस टेस्ट सीरीज के लिए नया इनरोलमेंट किया है या नए स्टूडेंट्स जो इस टेस्ट सीरीज के साथ जुड़े हैं, उनके लिए जो रिमेनिंग पेपर्स हैं जो आपसे छूट चुके हैं, लाइक 1 से लेके 6 तक, उन पेपर का जो लाइव होगा वो इस वीक से और नेक्स्ट वीक तक, जितना जब तक ये चलेंगे उसके मिड में वेडनेसडे और थर्सडे तक ये लाइव होते रहेंगे। इन दोनों दिन में से किसी एक दिन ये लाइव हो जाएगा, तो अपने पेपर्स को आप अटेम्प्ट कीजिए और अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।